राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ जी त्रिपाठी, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, श्री मोहन भाई कुंडारिया, सचिव श्री, उपस्थित कृषि क्षेत्र के सभी वैज्ञानिक, किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज जिनका मुझे सम्मान करने का अवसर मिला है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के द्वारा देश के कृषि जगत को कुछ न कुछ मात्रा में सकारात्मक योगदान किया है, ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये समारोह हर वर्ष होता है और बड़े लंबे अरसे से होता है, लेकिन दिल्ली में ही होता है। तो पिछली बार जब मैं गया था पहली बार, तो मैंने कहा था भाई हम जरा दिल्ली से बाहर निकले, और उसका आरंभ आज बिहार में पटना की धरती से हो रहा है। मैं राज्य सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस समारोह का सफल बनाने में योगदान दिया, और मैं विभाग के मित्रों का भी आभारी हूं कि उन्होंने एक पहल की है, क्योंकि उसके कारण उस राज्य के अंदर भी कुछ दिन चर्चा चलती है, अनेक लोगों के सामने नई नई बातें आती हैं। देश भर से जो कृषि वैज्ञानिक यहां आते हैं, उनको भी स्थानीय लोगों से बातचीत करने के कारण अपने विषय में क्या क्या नया चल रहा है उसकी जानकारियां मिलती हैं। तो एक प्रकार से ये अलग अलग स्थान पर जाने से स्वाभाविक रूप से हमें अतिरिक्त लाभ होता है, और उसका प्रारंभ आज यहां से हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि ये बिहार से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि पूषा का जन्म इसी धरती पर हुआ, और एक विदेशी व्यक्ति ने गुलामी के कालखंड में भारत के कृषि सामर्थ्य को भांपा होगा, उसको अंदाज आया होगा, और फिलिप यूएसए के द्वारा बनी हुई ये कामगिरी पूषा के नाम से प्रचलित हो गई। लेकिन उन्होंने बिहार क्यों चुना होगा? कोई अचानक तो हुआ नहीं होगा। जब वो सोचा गया होगा तब उनको ध्यान आया होगा ये सबसे उर्वरा जगह होगी, यहां के लोग प्रयोगशील होंगे, प्रगतिशील होंगे, कृषि क्षेत्र में नया करने की सोच रखते होंगे। हिंदुस्तान के अन्य भूभागों से यहां की कृषि की कोई न कोई एक्स्ट्रा शक्ति होगी, तभी जाकर के उन्होंने इस काम को यहां प्रारंभ करना सोचा होगा, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। अब करीब करीब 100 साल होने जा रहे हैं, इसलिए मैं पूरे रिकॉर्ड न देखूं तब तक तो मैं कह नहीं सकता हूं क्या है, लेकिन मैं अनुमान करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भूभाग और यहां के नागरिक दोनों में कृषि क्षेत्र में
नई सिद्धियां प्राप्त कराने का सामर्थ्य पड़ा हुआ है। हम कभी कभी अपनी चीजों को भूल जाते हैं। चीजें कोई अचानक शुरू नहीं होती हो, किसी न किसी विशेष कारण से शुरू हुई थी। उसके मूल में अगर जाते हैं तो ध्यान आता है। और मैं राधा मोहन सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपदाग्रस्त कारणों के साथ कारण पूछा, यहां से दिल्ली चला गया। अब दिल्ली में तो खेती होती नहीं है, लेकिन पूछा वहां है। और जहां खेती होती थी, जो देश का पेट भरता था, वहां से पूछा चला गया। तो हमने वापस लाने की कोशिश की है। और मुझे विश्वास है कि भले 90 साल पहले किसी को ये विचार आया होगा, उसमें जरूर कोई न कोई दम होगा, कोई ताकत होगी। मुझे फिर से एक बार उसको तराशना है, देखना। और देश के वैज्ञानिक मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम इन नए क्षेत्रों में पदार्पण कैसे करें। कुछ बातें आप लोगों ने आज अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं हमारे वैज्ञानिक मित्रों को कितना पसंद आया होगा या कितनी सुविधा होगी, क्योंकि वैज्ञानिक अपने काम में इतना खोया हुआ होता है। करीब जिंदगी का महत्वपूर्ण समय उसका लैब में ही चला जाता है। न वो अपने परिवार को काम आता है, न वो खुद को काम आता है। वो उसमें डूब जाता है, पागल की तरह लगा रहता है। और तभी जाकर के आने वाली पीढ़ियों का भला होता है। एक जब अपने सपनों को खपा देता है, तब औरों के सपने बन पाते हैं। और इसलिए वैज्ञानिकों का जितना मान सम्मान होना चाहिए, वैज्ञानिकों की योगदान की जितनी सराहना होनी चाहिए, उसको जितना बल मिलेगा, उतनी भावी पीढ़ियों का कल्याण होगा। दुर्भाग्य से हमारे देश में हमारी अपनी कठिनाइयां हैं। देश की गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, और इसलिए इन क्षेत्रों में जितना बजट देना चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं। उसके बावजूद भी छोटी छोटी लैब में बैठ करके भी हमारे साइंटिस्ट लगातार काम करते रहते हैं और कोई न कोई नई चीजें देते रहते हैं। लेकिन एक और कदम की ओर जाने का मैंने पिछली बार बात कही थी, आपने उसको योजना के रूप में रखा, लैंड टू लैब, लैब टू लैंड। लेबोरेटरी में इतना ही यील्ड आए, लेबोरेटरी में चीकू नारियल जैसा बन जाए, लेकिन अगर धरती पर नहीं होता है तो वो काम नहीं आता है। इसलिए हमारी सच्ची कसौटी ये है कि ये जो हम सफलता पाई है लैब में, उसको हमें धरती पर भी कसना चाहिए और किसानों के द्वारा कसना चाहिए। एक प्रकार से एक साइंटिस्ट का फेलो ट्रैवलर हमारा किसान बनना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट शुड बी अ फार्मर। ये हमें व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। और इसलिए इस योजना के तहत देश के जितने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनकी टोली बना करके उनको एक एक ब्लॉक गोद लेने की योजना है। उसकी लैब कहीं पर भी होगी, लेकिन उसको लगेगा भाई मैं जो रिसर्च कर रहा हूं उस इलाके के किसानों में उस प्रकार की रुचि है, तो वो वहां उनके साथ जुड़ेगा, प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ जुड़ेगा, किसानों के साथ जुड़ेगा, और उसने जो ज्ञान की संपदा है वो जमीन पर किसानों के माध्यम से,
क्योंकि जब तक, और किसान का एक स्वभाव है, उसको भाषण काम नहीं आते। वो तो जब तक अपनी आंख से देखता नहीं है तो किसी चीज को मानता नहीं है। और एक बार उसने अपनी आंख से देखा तो वो फिर अपना रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, वो संकट उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसलिए आवश्यकता होती है कि हमने हमारी हर लैब को, हर फार्म को लैब में कैसे कन्वर्ट करना, हर किसान को साइंटिस्ट के रूप में कैसे कन्वर्ट करना। और उस यात्रा को मैं जानता हूं, आप जिस साधना को कर रहे हैं, जिस तपस्या को कर रहे हैं, वहां से बाहर जाना थोड़ा कठिन है, लेकिन जिस दिन आप जाओगे, कोई साइंटिस्ट अच्छे से अच्छी दवाई की खोज करे और परिवार को भी पता नहीं होता है कि इसने क्या काम किया है। उनको लगता है यार रात देर से आते हैं, अब खाना खाएंगे सो जाएंगे। लेकिन जब पता चलता है कि फलाने व्यक्ति जिंदगी से जूझ रहा था और उसकी दवाई काम आ गई, उसकी जिंदगी बच गई, और जब पता चलता है कि इस दवाई से आने वाले दिनों में ऐसे लाखों लोगों की जिंदगी बचने वाली है, तो परिवार भी सीना तान करके नहीं आया, हमारे लोगों ने किया है, मेरे पति ने किया है, मेरे भाई ने किया है। कब होता है? जब बाहर कुछ उसका अचीवमेंट दिखता है। आपको भी अपने लैब में किया हुआ संतोष जब तक खेत में नहीं दिखता और किसान के हाथ में नहीं दिखता है, आपको संतोष नहीं हो सकता है। और वो व्यवस्था करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। भारत ने फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, उसका फायदा हमें मिला है। लेकिन अब देश सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हम वैसे भी लेट हो चुके हैं। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हमें अपने आप को सज्ज करना होगा। किस क्षेत्र में जाना है, कैसे जाना है। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की पहली आवश्यकता थी कि देश को अन्न बाहर से लाना न पड़े, देश का पेट भरे। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का इतना मकसद नहीं हो सकता, उसका मकसद कुछ और भी हो सकता है। क्यों न हमारे देश के एग्रो इकोनॉमिस्ट, हमारे देश के एग्रो टेक्नीशियन, हमारे देश के एग्रो साइंटिस्ट, फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए साइंटिस्ट, ये सब मिलकर के वर्कशॉप करें, हर लेवल पे वर्कशॉप करें और डिजाइन वर्कआउट करें कि हाँ, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का मॉडल क्या हो, प्रायोरिटीज क्या हो, हमने किन चीजों के उत्पादन पर जाना चाहिए, उत्पादकता बढ़ानी है तो किस चीजों की बढ़नी चाहिए। सारे ग्लोबल परिवेश में आज विश्व में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, और दुनिया के बहुत देश हैं जिनको आर्थिक रूप से वो कुछ चीजें करना मुश्किल है, तो वो कहते हैं बाहर से ले आओ भाई, यहां नहीं करो। तो ऐसे कितने देश हैं जिनको ढूंढे और हम बाहर से भेजेंगे। हमें एक विस्तृत सोच के साथ हमारे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को इस रूप में तैयार करना चाहिए। हमारी आर्किटेक्चर कॉलेज बहुत कुछ पढ़ाती है। बिल्डिंग के लिए तो काफी कुछ होता है, रोड कैसे बने उस पर भी होता है। मैं मानता हूं कभी एग्रो साइंटिस्टों ने, प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने, गवर्नमेंट ने आर्किटेक्चर कॉलेज के साथ बैठ करके उनका भी सिलेबस बनाने की आवश्यकता है कि हमारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर क्या हो। हमारी कैनाल बनती हो तो कैसी आधुनिक कैनाल बने, किस मटेरियल से बने। रोड बनाने के लिए तो काफी रिसर्च होते हैं, लेकिन कैनाल बनाने के लिए रिसर्च बहुत कम होते हैं। ये मुझे पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है, एक मूलभूत चीजों में बदलाव लाना है। और इसलिए हमारे जो आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं उनका भी जिम्मा बनता है कि एग्रो रिलेटेड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो। पुराने जमाने में घर में, हमारे गांव के अंदर किसान परिवारों में मिट्टी की बड़ी बड़ी कोठियां तैयार होती थी, और उसमें क्या मटेरियल डालना उसकी बड़ी विशेषता रहती थी। स्पेसिफिक प्रकार का मटेरियल डाल करके वो कोठी बनाई जाती थी, और उस कोठी में अन्न भरा जाता था।
वो सालों तक खराब नहीं होता था और निकालने की टेक्निक भी ऐसी होती थी, ऊपर से नहीं निकालते थे, नीचे से निकालते थे, ताकि पुराना माल पहले निकलता था, नया माल ऊपर आता जाता था। देखिए सामान्य लोगों की बुद्धि कितनी कमाल की रहती थी। ये जो कोठार बनते थे, कोठी बनती थी जिसमें सामान भरा जाता, वो कौन से चीजें का उनको ज्ञान था कि जिसके कारण हमारे एग्रो प्रोडक्ट को इतने लंबे समय तक संभाल पाते थे। प्रिजर्वेशन के संबंध में हमारे यहाँ टेक्निकली कितना काम हुआ है। हमारे यहाँ आचार की जो परंपरा है, उस समय ये टेक्नोलॉजी कहां थी जी। गांव की गरीब महिला भी आचार इस प्रकार से प्रिजर्व करती थी कि साल भर आचार खराब नहीं होता था। मतलब कि विज्ञान उस घर की गली तक पहुंचा हुआ था। हम बदले हुए युग में इन चीजों को और अधिक अच्छे तरीके से कैसे करें, ताकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि आज वेस्टेज ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वैल्यू एडिशन पर हमें जाना पड़ेगा। किसान इतनी मेहनत करें और उसकी पकाई हुई चीजें अगर बर्बाद होती हैं तो कितना बड़ा नुकसान होता है। मैं एग्री साइंटिस्टों से आग्रह करता हूं कि आप एक काम करके रिसर्च कीजिए और मुझे 6 महीने में एक रिपोर्ट दे सकते हैं क्या। मैं एक दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे किसान फल पैदा करते हैं, लेकिन फल की उम्र बहुत कम होती है, बहुत ही कम समय में खराब हो जाते हैं। उसका पैकेजिंग भी बड़ा महंगा होता है, क्योंकि एक एक चीज को संभालना पड़ता है, अगर दब गए तो और खराब हो जाते हैं। वो फल जिसमें से जूस निकलता है, ये जितने एरेटेड वाटर बाजार में बिकते हैं, भांति भांति का टेस्ट होता है, मुझे तो नाम भी पूरे याद नहीं है, लेकिन कई प्रकार की बोतलों में लोग पीते रहते हैं, कोका कोला और फैंटा और क्या क्या नहीं, थम्स अप। और क्या हम नेचुरल फ्रूट उसका 1%, 2%, 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कर सकते हैं क्या? अगर नेचुरल फ्रूट का जूस उसमें मिक्स होता है इस एरेटेड वाटर में, उसका मार्केट बहुत बड़ा है। मैं विश्वास से कहता हूं, हिंदुस्तान में जो किसान फल पैदा करता है उसको कभी वेस्टेज की नौबत नहीं आएगी, उसका माल खेत से ही बिक जाएगा। और 5% अगर उसमें मिक्स हो गया, मेरे फल पैदा करने वाला किसान कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन ये साइंटिस्ट जब तक खोज करके नहीं बताएंगे, वो कंपनियों को मनवाना जरा कठिन हो जाता है। क्या हम इस प्रकार की रिसर्च कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं उनको, देखिए भाई दीज आर द रिजल्ट्स। आप अगर 5% उसके अंदर नेचुरल फ्रूट जूस डालते हैं तो आपके मार्केट को कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके चीज के टेस्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट और अच्छी बनेगी और उसमें आपका न्यूट्रिशन वैल्यू भी जाएगा, जो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को बेनिफिट करेगा। हम किस प्रकार से नई चीजों को करें, उस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ चीजों पर हमें मान के चले कि दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इस खास मौके पर संबोधन यहाँ पे सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहाँ पे लैब से लैंड तक तमाम जो भी रिसर्च हो रही है वो पहुंचे किसानों तक, इस पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।